बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th का फिजिक्स का हमारा 8th लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में आपको रिपल टैंक के बारे में थोड़ा सा गाइड किया था। हमने देखा था कि रिपल टैंक को हम वेव्स की करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज के लेक्चर में हम इन वेव्स की करैक्टरिस्टिक्स जो हैं उनको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। थोड़ा मैंने आपको गाइड कर दिया था रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन के बारे में। आज हम इनको डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहला है हमारा रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन में जिस तरह के नाम से भी पता चल रहा है कि वेव्स आएंगी और टकराकर रिफ्लेक्ट कर जाएंगी, यानी किसी डायरेक्शन में टर्न कर जाएंगी। अब इसमें आपने सबसे पहले करना क्या है, आपकी वेव्स पानी वाटर टब के अंदर आपने वेव्स प्रोड्यूस की हुई हैं रिपल टैंक के अंदर। ये समझ लें आपकी वेव्स आ रही हैं जो कि इस तरीके से एरोज या निशान मैंने लगाए हुए हैं। और इसके आगे आपने किसी एंगल पे एक बैरियर रख देना है। ये बैरियर से मुराद क्या है, ये लकड़ी का कोई पीस हो सकता है, इसके अलावा कोई और आप ऐसी रुकावट रख सकते हैं जो कि वेव्स का रास्ता रोक दे। अब जब किसी एंगल पे हम यहाँ पे बैरियर रख देंगे, कोई रुकावट रख देंगे, तो वो क्या करेगी, ये जो हमारी वेव्स ट्रेवल कर रही हैं वो उससे टकराएंगी और टर्न कर जाएंगी किसी खास डायरेक्शन में, जैसा कि यहाँ पर दूसरी डायरेक्शन में भी दूसरी डायग्राम में मैंने आपको दिखाया है। यानी उससे आके वेव्स टकराई, उससे टकराने के बाद ये इस तरफ को टर्न करके तो इस तरफ को ट्रेवल करना शुरू कर देंगी। अब यहाँ पर होगा क्या, जो वेव ट्रेवल कर रही हैं, जो इनका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यानी जिस एंगल से यहाँ पर आके टकराई हैं वो, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी जिस एंगल से इन्होंने रिफ्लेक्ट किया है, वो दोनों सेम होंगे। ये हमारा एक लॉ भी है रिफ्लेक्शन, इसको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। यानी जब इंसिडेंट वे और रिफ्लेक्टेड वे आपस में बराबर हो जाए तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। अब हुआ क्या, मैं थोड़ा डायग्राम में एक्सप्लेन कर देता हूँ। वेव्स इस तरफ से ट्रेवल करती हुई आएंगी, हमारा जो हम लोग प्रोड्यूस कर रहे थे, जिस तरफ से लकड़ी का जो तख्ता था या जो हम लोग पैडल यूज कर रहे थे वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए, इससे आकर टकराएंगी। अब हमने करना क्या है, हमने इसकी जो डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में ये टर्न करेंगी, जिस पॉइंट पे ये आकर टकरा रही है, जिस तरह के यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, इस पे आपने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेना है। नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है। परपेंडिकुलर या उर्दू में इसको अमूद का नाम दिया जाता है। अब इस पॉइंट पे जब ये आके टकराएगी तो ये टर्न कर जाएगी, और यहाँ पे जो एंगल परपेंडिकुलर के साथ ये वेव जो एंगल बना रही होगी उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट एंगल का नाम दिया जाता है, और ये वेव कहलाती है इंसिडेंट वेव। दोबारा देख लें हमने क्या किया है, यहां से वेव ट्रेवल करती हुई इस पॉइंट पे टकराएगी, इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये एंगल बनेगा इस वेव का नॉर्मल के साथ, उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस का नाम देंगे, जैसा कि मैंने यहां पे भी मेंशन किया गया, और ये वेव इंसिडेंट वेव कहलाती है। इससे आगे चलते हैं, जब ये वेव रिफ्लेक्ट कर जाएगी तो उससे क्या होगा, अब ये वेव जिस एंगल में रिफ्लेक्ट की है तो ये वेव कहलाएंगी रिफ्लेक्टेड वेव्स, और आपने उसी पॉइंट पे दोबारा नॉर्मल ड्रॉ किया है जिस तरह कि हमने पहले किया था। नॉर्मल या परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद क्या होगा, तो ये वेव रिफ्लेक्ट होने के बाद जो इससे एंगल बना रही होंगी उसको हम आर का स्मॉल आर से शो किया जाता है, और उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं। अब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम होंगे। एक बात का ख्याल रहे, एंगल ऑफ इंसिडेंस को स्मॉल आई से शो किया जाता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हम स्मॉल आर से शो करते हैं। तो हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है कि दोनों एंगल सेम हो जाएंगे, तो इस तरीके से हम इनकी वैल्यूज भी फाइंड कर लेंगे, और ये हमारा जो प्रोसेस कहलाता है, यानी इनका आके टकराना और फिर सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाना, ये लॉ ऑफ, ये हमारा रिफ्लेक्शन का प्रोसेस है और ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। इससे आगे चलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स की तरफ। जी, इसके बाद है रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स में आपने करना क्या है, हमारा जो रिपल टैंक है उसके किसी एक पार्ट में, एक साइड पे आपने जिस वेव्स में वेव्स ट्रेवल कर रही हैं, आपने कोई लकड़ी का पीस या कोई ऐसी चीज उसकी पेंदे पे रख देनी है, उसकी बॉटम पे रख देनी है, ताकि हमारी जो उसकी डेप्थ है वो कम हो जाए। अब आप ऑब्जर्व करेंगे कि जिस जगह पर वाटर वेव्स की डेप्थ ज्यादा है या वाटर की डेप्थ ज्यादा है वहां पर वेवलेंथ, और जहां पे डेप्थ कम है वहां पे वेवलेंथ का फर्क आएगा, यानी पहले वेवलेंथ ज्यादा होगी और बाद में वेवलेंथ कम हो जाएगी। अब ये हमारा एक तो फर्क आएगा। दूसरा, फ्रीक्वेंसी जो है वो दोनों की सेम रहती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो वो पैडल पे डिपेंड कर रही होती है, यानी जो लकड़ी का पीस हमने रखा था जिससे हम वेव्स जनरेट कर रहे थे वो कितनी तेज से वेव जनरेट कर रहा है, तो अगर वो उसकी स्पीड चूंकि वेरी नहीं की तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। दोनों रीजन्स में या दोनों मीडियम्स में फ्रीक्वेंसी वैसे की वैसे ही रहेगी, लेकिन जो उसकी वेवलेंथ है वो चेंज हो जाएगी। इसके बाद आप ऑब्जर्व करेंगे जब वो शैलो रीजन से या डीप रीजन से, जैसा कि अगर मैं आपको डायग्राम में बताऊं तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पर यहाँ पर अगर हमने लकड़ी का पीस रखा हो तो ये डीप रीजन कहलाएगा, ये डीप पार्ट है, और ये हमारा शैलो पार्ट है जहां पे हमने लकड़ी का पीस रखा हुआ था। यहाँ पे वेवलेंथ ज्यादा है, यहाँ पे वेवलेंथ कम हो जाएगी। इसी तरीके से दोनों जगह पे फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। अब आप ऑब्जर्व ये करेंगे कि जब ये डीप पार्ट से शैलो पार्ट में रिफ्लेक्ट हो रहा है तो ये एक एंगल पे टर्न हो जाएंगे, जैसा कि मैंने ये डायग्राम में एक्सप्लेन किया है। होगा क्या, यहाँ पे इस तरीके से वेव्स ट्रेवल कर रही हैं और ये वेव्स
रिफ्लेक्ट हो गई हैं, एक डायरेक्शन में टर्न कर गई हैं जब ये शैलो वाले पार्ट में, शैलो रीजन में एंटर होंगी या इनका मीडियम चेंज किया जाएगा। सेम उसी तरीके से इनका जो रिफ्लेक्शन का एंगल है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में बराबर होंगे, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था। तो इस तरीके से जब एक डीप मीडियम से या एक मीडियम से दूसरी मीडियम में वेव्स दाखिल होती हैं और उनका ऐसे डायरेक्शन को चेंज कर लेना, ये प्रोसेस कहलाता है रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। आगे लास्ट टॉपिक है डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स, उसको स्टडी करते हैं जी। इसके बाद नेक्स्ट है डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स में हम क्या करेंगे, हम दो हर्डल्स ले लेंगे या दो बैरियर्स ले लेंगे, जैसा कि डायग्राम में आपको दिखाया गया है। अब जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है या वेव फ्रंट की डायरेक्शन में ही आपने वो दोनों बैरियर्स रख देने हैं। यहाँ पे एक बात का ख्याल रहे कि जो बैरियर्स के दरमियान डिस्टेंस है, ये जो फासला है वो उतना ही होना चाहिए जितना कि वेव की वेवलेंथ होगी। अगर ये फासला कम या ज्यादा हो तो हम लोग फिर डिफ्रैक्शन का मुजाहरा या डिफ्रैक्शन को ऑब्जर्व नहीं करेंगे। जैसा कि यहाँ पर अगर आप देखें तो जितनी वेवलेंथ है ऑलमोस्ट सेम ही इसकी डिस्टेंस रखा गया है, इसका डिस्टेंस रखा गया, फासला रखा गया है। तो जब वेव्स इसमें से गुजरेंगी तो ये इस तरीके से कर्व पाथ पे ट्रेवल करना स्टार्ट कर जाएंगी और ये प्रोसेस कहलाता है डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। अब अगर इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हम इसके दरमियान फासला ज्यादा कर दें, यानी इतनी वेवलेंथ थी उससे फासला ज्यादा हो गया, तो आप ऑब्जर्व करेंगे सिर्फ जितने किनारों पे जहां पे हमने हर्डल्स थी उसके किनारों पे तो रिफ्लेक्शन हो रही होगी, सॉरी डिफ्रैक्शन का प्रोसेस हो रहा होगा, लेकिन उसके बाद वेव्स स्ट्रेट ट्रेवल करेंगी तो हम इसको प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए इस बात का ख्याल रहे कि आपने जो रुकावट रखनी है या जो भी आप बैरियर रखेंगे, जो हर्डल्स रखेंगे, वो इस तरीके से हों कि उनके दोनों के दरमियान फासला दोनों वेव की किसी भी वेव की वेवलेंथ के इक्वल हो जाए। तो जब ये इक्वल होगा तो आप डिफ्रैक्शन को देखेंगे। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें वेव्स बैरियर के अंदर से गुजरते हुए सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करना शुरू कर देती हैं, ये अपना पाथ इस तरीके से एडजस्ट कर लेती हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है डिफ्रैक्शन। इसको भी अच्छे तरीके से देख लें, आपकी बुक पे ये डिटेल में टॉपिक गिवन है। पेपर के लिए आपके इन टॉपिक्स में से लाजमी एक सवाल आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। थैंक यू।